साइबर अपराध से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के उपाय। उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर सेल राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के भीतर समर्पित साइबर सेल स्थापित किए हैं। ये विशेष इकाइयाँ साइबर अपराधों की जांच करने, साइबर सुरक्षा सहायता प्रदान करने और जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। वे राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और साइबर अपराध इकाइयों के साथ मिलकर काम करते हैं। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल व्यक्तियों को साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने और सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह रिपोर्टिंग के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर अपराध प्रवृत्तियों, जांच तकनीकों और उभरते साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए अपने कर्मियों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी साइबर अपराध का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस हैं। जन जागरूकता अभियान। राज्य सरकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से नागरिकों को विभिन्न साइबर जोखिमों, सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं और निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करती है। इन अभियानों का उद्देश्य व्यक्तियों को साइबर खतरों से खुद को बचाने और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाना है। उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग। उत्तर प्रदेश ने साइबर सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया है। सहयोगात्मक पहलों में खतरे की जानकारी साझा करना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करना और साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं पर कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन शामिल है। साइबर सुरक्षा और संरचना विकास। राज्य सरकार साइबर खतरों को रोकने और प्रतिक्रिया देने में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रही है। इसमें उन्नत साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं, डिजिटल फोरेंसिक सुविधाओं और साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना शामिल है। साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधों की सूचना देने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया है। यह हेल्पलाइन व्यक्तियों को सहायता प्राप्त करने और साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक सुविधाजनक और सुलभ मंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय। उत्तर प्रदेश पुलिस राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर साथी, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र NCCTC और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम CCPWC पहल जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करती है। यह साइबर अपराधों का मुकाबला करने और साइबर खतरों पर सूचनाओं के आदान प्रदान में एक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। आगे की राह। सरकार को BIS औद्योगिक साइबर सुरक्षा मानकों को अपनाना होगा जो साइबर सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे। सरकार को साइबर सुरक्षा के लिए बेहतर बजटीय आवंटन की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस और ऑडिट सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत को मजबूत विनियमन की आवश्यकता है। सरकार ने अब तक संवेदनशील आधार पारिस्थितिकी तंत्र, कोर बैंकिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण नेटवर्कों की रक्षा की है।
इसे और मजबूत करने के लिए सरकार व्यापक चुनौतियों का समाधान करते हुए एक नई साइबर सुरक्षा नीति जारी कर सकती है। सरकार के द्वारा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जो सफेद लोगों को जागरूक बनाए। मनी लॉन्ड्रिंग। संयुक्त राष्ट्र वियना कन्वेंशन में मनी लॉन्ड्रिंग को संपत्ति को परिवर्तित करने या स्थानांतरित करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है, यह जानते हुए कि यह अवैध संपत्ति है। दूसरे शब्दों में, यह अवैध रूप से कमाए गए धन को इस तरह परिवर्तित करने का एक तरीका है कि यह वैध स्रोतों से अर्जित के रूप में दिखाई दे। अपराधी हवाला कारोबार, राउंड ट्रिपिंग, सेल कंपनियों या ट्रस्ट आदि जैसे संगठित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तस्करी, हथियार व्यापार जैसी गतिविधियों से उत्पन्न काले धन को छुपाने के लिए इन गतिविधियों का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अनेक संगठित अपराधी यथा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी आदि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्य को अंजाम देते रहे हैं। प्रदेश में मनी लॉन्ड्रिंग के तार अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े होने के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग उत्तर प्रदेश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि यह भारत में एक घनी आबादी वाला आर्थिक रूप से जीवंत राज्य है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन को उनके वास्तविक मूल को छिपाकर वैध बनाने की प्रक्रिया शामिल है। उत्तर प्रदेश में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मुद्दों से जूझ रहा है जिससे काला धन पैदा होता है। रिश्वतखोरी, गबन या घूसखोरी जैसे भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त अवैध धन को अवसर उनके स्रोत को वैध बनाने के लिए सफ़ेद किया जाता है। राजनीतिक फंडिंग। राज्य का राजनीतिक परिदृश्य अक्सर चुनाव अभियानों और राजनीतिक गतिविधियों के लिए अवैध धन के उपयोग से जुड़ा होता है। सेल कंपनियों या अज्ञात या असत्यापित स्रोतों से दान सहित अपारदर्शी चैनलों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। रियल इस्टेट सेक्टर। उत्तर प्रदेश में रियल इस्टेट सेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग का एक माध्यम रहा है। बेईमान व्यक्ति या संस्थाएं अवैध धन का निवेश करने, संपत्ति की कीमतों को बढ़ाने या काले धन को वैध संपत्ति में बदलने के लिए धोखाधड़ी के लेन देन में संलग्न होने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। हवाला और अनौपचारिक मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। मनी ट्रांसफ़र की एक अनौपचारिक प्रणाली हवाला उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। यह एक महत्वपूर्ण कागजी निशान छोड़े बिना सीमाओं के पार धन की आवाजाही की अनुमति देता है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। कैश इंटेंसिव सेक्टर। ज्वेलरी, बुलियन और कैश आधारित व्यवसाय जैसे कैश इंटेंसिव सेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग की चपेट में आ सकते हैं। अपराधी अवैध धन को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने और एकीकृत करने के लिए इन क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं। व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग। व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में धन की सीमाओं के पार ले जाने के लिए व्यापार लेन देन में हेर फेर करना शामिल है। नेपाल जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उत्तर प्रदेश की निकटता अवैध व्यापार, माल के अवमूल्यन और गलत चालान प्रक्रिया के अवसर प्रदान करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में योगदान करती है। साइबर सक्षम वित्तीय अपराध। डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ने से साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों में वृद्धि हुई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। साइबर क्रिमिनल अवैध वित्तीय लेन देन करने और
वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम में कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न तकनीक। हवाला हवाला पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के बाहर एक वैकल्पिक या समानांतर प्रेषण प्रणाली है। प्रणाली के बाहर एक वैकल्पिक या समानांतर इसमें नेटवर्क की मदद से धन की वास्तविक आवाजाही के बिना धन का स्थानांतरण किया जाता है। राउंड ट्रिपिंग मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देशों में जहां मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून कमज़ोर हैं, आपराधिक धन विदेशी संगठनों में जमा किया जाता है, फिर विदेशी निवेश के रूप में पैसा भेजा जाता है। सेल कंपनियां ये केवल काले धन के रूपांतरण के लिए स्थापित कंपनियां हैं। कंपनी का असली मालिक प्रछन्न होता है और ऐसी कंपनियां कोई व्यवसाय संचालन नहीं करती हैं। बिना कोई सामान या सेवा प्रदान किए कंपनियां पेमेंट लेती हैं और नकली चालान और बैलेंस शीट के साथ अवैध धन को वैध बना देती हैं। थर्ड पार्टी चेक प्राप्तकर्ता को भुगतान किया जाता है जो इसे किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित कर देता है। पी नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव उपकरण हैं। विदेशी निवेशकों को सेबी से बचाते हुए उन्हें भारतीय बाजार में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए क्रिप्टो मुद्रा यह बिना किसी केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के एक डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी की गैर नियामक प्रकृति के कारण आपराधिक गतिविधियों के लिए इसको एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चरल डिपॉजिट इसे स्मर्फिंग भी कहा जाता है, जहां पैसे को छोटे छोटे कई डिपॉजिट में बांटा जाता है। नकद सघन व्यवसाय इस पद्धति में अपराधी ऐसा व्यवसाय स्थापित करते हैं जो उनके राजस्व का अधिकतम हिस्सा कैश में प्राप्त करता है, जैसे सैलून, रेस्तरां, कैसीनो आदि। कैसीनो इस पद्धति में व्यक्ति पैसे का उपयोग कैसीनो में चिप्स खरीदने के लिए करते हैं और फिर बहुत कम समय के लिए खेलते हैं, जिसमें यह दिखाते हैं कि गैम्बलिंग से पैसा कमाया जाता है, जिसके बाद चिप्स को फिर से नकद में बदल लेते हैं। वेतन नकद में कुछ कंपनियां या व्यवसाय कई अपंजीकृत कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और फिर उन्हें नकद में भुगतान करते हैं ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नज़र में आए बिना काले धन का उपयोग भुगतान करने के लिए डाइवर्ट किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अपने ग्राहक को जानिए। KYC प्रदेश में वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों को अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत KYC प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए। लेन देन की निगरानी वित्तीय लेन देन की निगरानी संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें उपयुक्त अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए प्रभावी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को नियोजित करें। जोखिम मूल्यांकन और उचित सावधानी कमजोरियों की पहचान करने के लिए जोखिम मूल्यांकन करें और मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों को कम करने के लिए उचित उपायों को लागू करें। वैधता सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों, भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं पर उचित प्रयत्न करें। विनियमों का अनुपालन प्रदेश में नवीनतम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों और विनियमों पर अपडेट रहें और अनुपालन सुनिश्चित करें। AML आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करें।
संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करें और व्यक्तियों और संगठनों को वित्तीय खुफिया इकाई जैसे संबंधित अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध लेन देन या गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सीमा पार वित्तीय अपराधों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में शामिल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग और सूचना साझा करना। कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को आपराधिक बनाने के लिए मजबूत कानून और विनियमों को अधिनियमित और लागू करना और अपराधियों को प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करना। उन्नत पर्यवेक्षण और विनियमन, रियल एस्टेट, गहने और नकदी गहन व्यवसायों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी और विनियमन के लिए मजबूत तंत्र को लागू करें। अवैध वित्तीय प्रवाहों का पता लगाने और रोकने के लिए निरीक्षण को मजबूत करें। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिमों और परिणामों के बारे में जनता, व्यवसायों और पेशेवरों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना और अवैध गतिविधियों में भागीदारी को हतोत्साहित करना। साइबर सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के लिए इन बुनियादी नियमों को लागू करने से उत्तर प्रदेश के डिजिटल परिदृश्य और वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनके शासनादेश या जनादेश। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराध के विभिन्न रूपों का मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार कई सुरक्षा बल और एजेंसियां हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सुरक्षा बल और उनके शासनादेश हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य में प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसके जनादेश में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना और उनका पता लगाना और कानून को लागू करना शामिल है। पुलिस बल को जिला पुलिस, विशेष अपराध शाखाओं और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी सहित कई इकाइयों में संगठित किया गया है। प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी यानी कि PSC उत्तर प्रदेश में एक विशेष आरक्षित पुलिस बल है। इसकी प्राथमिक भूमिका आपात स्थिति, दंगों या अन्य स्थितियों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस की सहायता करना है, जिसके लिए अतिरिक्त जनशक्ति और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस के भीतर संगठित अपराध, आतंकवाद और अन्य हाई प्रोफाइल आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए जिम्मेदार एक विशेष इकाई है। यह खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, गुप्त अभियान चलाने और गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करने पर केंद्रित है। आतंकवाद विरोधी दस्ता ATS आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए समर्पित एक विशेष इकाई है। यह भी इकट्ठा करने, जांच करने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने के लिए खुफिया एजेंसियों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। अपराध शाखा, अपराध जांच विभाग CBCID हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी और साइबर अपराध जैसे जटिल और गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए विशेष इकाइयां हैं और सबूत इकट्ठा करने और सही व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जांच करती हैं।
यातायात पुलिस। उत्तर प्रदेश में यातायात पुलिस यातायात के प्रवाह को विनियमित और प्रबंधित करने, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे यातायात उल्लंघन, दुर्घटनाओं और भीड़ प्रबंधन जैसे मुद्दों को संभालते हैं। विशेष शाखा पुलिस बल के भीतर एक खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली इकाई है। यह संभावित खतरों, आपराधिक गतिविधियों और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं से संबंधित जानकारी एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है। विशेष शाखा अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है और सुरक्षा खतरों को रोकने और उनका समाधान करने के लिए जानकारी साझा करती है। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एसआईडी विभिन्न मुद्दों पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है, जो राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह संगठित अपराध, आतंकवाद और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अन्य खतरों से संबंधित जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्य सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनके सामान्य जनादेश हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक ढांचे के भीतर प्रत्येक एजेंसी के अपने विशिष्ट कार्य और जिम्मेदारियां हैं। 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, 7 जो पुलिस फोर्सेस हैं, असम राइफल्स हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, मतलब वही असम राइफल्स बीएसएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी हो गई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी हो गई, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हो गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, आतंकवाद के साथ संगठित अपराधों का संबंध। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन। उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल सहित 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा एक केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। राज्य की नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 580 किलोमीटर लंबी है। राज्य अपने पड़ोसियों के साथ जो सीमाएं साझा करता है वे काफ़ी जटिल और लगभग सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में आते हैं। रेगिस्तान से लेकर दलदल, हिमालय से लेकर पठार तथा उष्णकटिबंधीय नम एवं पर्णपाती से लेकर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन विभिन्न सीमाओं पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हैं, जिन पर ध्यान देने और नियंत्रण के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है। ये चुनौतियां भौगोलिक स्थिति, सीमा पार की गतिविधियों, आंतरिक संघर्षों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों जैसे कारणों से उत्पन्न होती है। यहाँ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ प्रमुख सुरक्षा चुनौतियाँ हैं। घुसपैठ और अवैध प्रवास। उत्तर प्रदेश की सीमाएं विशेष रूप से नेपाल और बिहार की सीमाओं के साथ इस क्षेत्र को घुसपैठ और अवैध प्रवास के लिए संवेदनशील बनाती हैं। यह एक सुरक्षा खतरा पैदा करता है क्योंकि यह आपराधिक गतिविधियों, तस्करी, यहाँ तक कि आतंकवादी नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों के प्रवेश को सक्षम कर सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सीमा नियंत्रण उपायों को मजबूत करना,
निगरानी बढ़ाना और खुफिया जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और नकली मुद्रा के प्रचलन सहित विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए पारगमन मार्गों के रूप में काम करते हैं। संगठित आपराधिक नेटवर्क सीमाओं की संरंध्रता का लाभ उठाते हैं और इन अवैध गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए प्रभावी कानूनी प्रवर्तन समन्वय, खुफिया जानकारी साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। उग्रवाद और नक्सलवाद। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से बिहार और झारखंड से सटे इलाकों में नक्सली समूहों और विद्रोही आंदोलनों की उपस्थिति देखी गई है। ये समूह क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हुए हिंसा, तोड़फोड़ और डराने धमकाने में लिप्त हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित विकास कार्यक्रमों, खुफिया नेतृत्व वाले संचालन और सामुदायिक जुड़ाव सहित व्यापक उग्रवाद विरोधी रणनीतियां आवश्यक हैं। अंतर सांप्रदायिक तनाव। उत्तर प्रदेश विविध सामाजिक, धार्मिक, जनसांख्यिकी वाले कई राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। कुछ उदाहरणों में राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रेरित अंतर सांप्रदायिक तनाव ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया है। प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करना, अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक विकास। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र अक्सर सामाजिक आर्थिक असमानताओं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच का सामना करते हैं। ये स्थितियां चरमपंथी विचारधाराओं या आपराधिक गतिविधियों के लिए असंतोष, हाशिए और भर्ती के आधार पैदा कर सकती है। समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करना इन क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देने और सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कानून प्रवर्तन उपायों, खुफिया जानकारी एकत्र करने, अंतर एजेंसी समन्वय, सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक आर्थिक विकास पहलों को जोड़ती है। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों और देशों के साथ केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमा प्रबंधन के प्रयास। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमा प्रबंधन के प्रयास। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करना, उग्रवादी गतिविधियों को संबोधित करना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। सरकार ने सीमा चौकियों के निर्माण, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे, थर्मल इमेजिंग डिवाइस और रडार सिस्टम जैसी निगरानी प्रणालियों की स्थापना सहित
सीमा सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इन उपायों का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और निरीक्षण में सुधार करना, घुसपैठ को रोकना और किसी भी सुरक्षा खतरे का समय पर जवाब देना है। बेहतर खुफिया जानकारी साझा करना, प्रभावी खुफिया जानकारी एकत्र करना और साझा कानून सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच खुफिया नेटवर्क और सूचना साझाकरण तंत्र को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क विद्रोही समूहों और संभावित सुरक्षा खतरों के खिलाफ बेहतर समन्वय और सक्रिय कार्रवाई को सक्षम बनाता है। बेहतर कानून प्रवर्तन समन्वय, सरकार ने पुलिस, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर एजेंसी समन्वय के महत्व पर जोर दिया है। नियमित संयुक्त अभियान, खुफिया नेतृत्व वाली जांच और संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने से सीमावर्ती क्षेत्रों में संगठित अपराध, उग्रवादी गतिविधियों और अंतरसांप्रदायिक तनाव से निपटने में मदद मिलती है। विकास कार्यक्रम, सुरक्षा चुनौतियों के मूल कारणों को दूर करने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास पहल महत्वपूर्ण है। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के उत्थान, बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लक्षित विकास कार्यक्रमों को लागू किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करना, सीमांतता को कम करना और स्थिरता और प्रगति का वातावरण बनाना है। सामुदायिक जुड़ाव और पुलिसिंग, प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास और सहयोग बनाना आवश्यक है। सरकार ने सामुदायिक पुलिसिंग पहलों, जागरूकता कार्यक्रमों और शिकायत निवारण तंत्रों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहित किया है। सुरक्षा प्रयासों में स्थानीय आबादी को शामिल करके उनकी चिंताओं को दूर करके सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्वामित्व, सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा चुनौतियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को स्वीकार करते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को प्राथमिकता दी है। इसमें पड़ोसी राज्यों और देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करना और सर्वोत्तम अभ्यास करना, संयुक्त अभियान चलाना और सुरक्षा सहयोग पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेना शामिल है। सहयोगात्मक प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने, सीमा पार चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में विकसित सुरक्षा परिदृश्य और चुनौतियों की प्रकृति के आधार पर सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदम अलग अलग हो सकते हैं। सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन, अनुकूलन और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। संगठित अपराध और इसकी चुनौतियाँ, आतंकवाद की अवधारणा की तरह संगठित अपराध की कोई एक समान रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। इसके लक्षण देशकाल और वातावरण के अनुसार अक्सर बदलते रहते हैं और एक परिभाषा को जल्दी ही दूसरी परिभाषा के साथ पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। संगठित अपराध नेटवर्क छोटे इलाके के भीतर जबरन वसूली करने वाले जितना छोटा भी हो सकता है
और नशीली दवाओं से लेकर हथियारों की तस्करी, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट को शामिल करने और संचालन करने जितना बड़ा भी हो सकता है। आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंध पेचीदा और बहुआयामी संबंध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक गंभीर स्थिति पैदा होती है जो न केवल राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए भी खतरा है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की वृद्धि में सहायक कारक, वैश्विक बाजार में अवैध सामानों की बढ़ती मांग जैसे मानव अंगों का व्यापार, लुप्तप्राय वन्य जीवन, ड्रग्स आदि, भौगोलिक भूभाग और सीमाएं। वैश्वीकरण ने इन समूहों के लिए नए अवसर और बाजार प्रदान किया है। राजनेताओं, नौकरशाहों और अपराधियों के बीच अपवित्र गठजोड़, राजनीति का अपराधीकरण, इससे बालू खनन, रंगदारी आदि संगठित अपराधों को बढ़ावा मिलता है। प्रौद्योगिकी ने उन्हें सुरक्षित रूप से संचालित करने में भी मदद की, जिससे उनका जोखिम कम हो गया। रिस्क फैक्टर की तुलना में रिटर्न बहुत ज़्यादा है। पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल जैसे ड्रग उत्पादक क्षेत्रों के साथ भारत की निकटता, उत्तर प्रदेश में विद्यमान गरीबी और बेरोजगारी, असमान आर्थिक विकास। संगठित अपराध को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक परंपरागत संगठित अपराध, जैसे अवैध शराब का व्यापार, सट्टा, डकैती, जुआ आदि। गैर पारंपरिक संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली करेंसी का प्रचलन, हवाला ट्रांसफर आदि। संगठित अपराध के प्रकार, नशीली दवाओं की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल संगठित अपराध समूह कोकीन, हेरोइन, मारिजुआना और सिंथेटिक दवाओं जैसे अवैध दवाओं के उत्पादन, परिवहन और वितरण में संलग्न हैं। वे अक्सर कानून प्रवर्तन से बचने के लिए जटिल नेटवर्क का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करते हैं। मानव तस्करी, इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए मानवों का अवैध व्यापार शामिल है, जिसमें जबरन श्रम, यौन शोषण और अंगों की तस्करी शामिल है। संगठित अपराध समूह कमजोर व्यक्तियों का शोषण करते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए धोखे, जबरदस्ती और हिंसा का उपयोग करते हैं। हथियारों की तस्करी, संगठित आपराधिक नेटवर्क आग्नेयास्त्रों और हथियारों की तस्करी और अवैध व्यापार से संलग्न हैं। वे कमज़ोर नियमों का फ़ायदा उठाते हैं और संगठित अपराध, आतंकवाद और संघर्षों में शामिल व्यक्तियों और समूहों को हथियारों की आपूर्ति करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन को उनके मूल को छिपाने के द्वारा वैध बनाने की प्रक्रिया शामिल है। संगठित अपराध समूह अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय को कानूनी संपत्तियों में परिवर्तित करने के लिए परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे अवैध धन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साइबर अपराध, संगठित आपराधिक नेटवर्क हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, रैनसमवेयर हमलों और ऑनलाइन घोटालों सहित साइबर अपराध के विभिन्न रूपों में संलग्न हैं। वे अवैध गतिविधियों और वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए डिजिटल सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। संगठित चोरी, आपराधिक संगठन संगठित चोरी में संलग्न हैं, जिसमें कार चोरी, उच्च मूल्य के सामान की चोरी, कार्गो चोरी और कला चोरी जैसी गतिविधियां शामिल हैं। वे इन चोरी को अंजाम देने के लिए अक्सर व्यवसायों,
गोदामों और परिवहन प्रणालियों को निशाना बनाते हैं। जबरन वसूली और संरक्षण रैकेट। संगठित अपराध समूह जबरन वसूली में संलग्न होते हैं। व्यक्तियों, व्यवसायों और समुदायों से सुरक्षा के बदले या नुकसान को रोकने के लिए पैसे या कीमती सामान की मांग करते हैं। वे अपनी मांगों को लागू करने के लिए भय, धमकी और हिंसा का उपयोग करते हैं। जालसाजी। संगठित आपराधिक नेटवर्क नकली मुद्रा, नकली उत्पाद जैसे विलासिता के सामान, फार्मास्यूटिकल्स और उपभोक्ता सामान और जाली दस्तावेजों का उत्पादन और वितरण करते हैं। ये गतिविधियां अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करती हैं और वैध व्यवसायों को नुकसान पहुंचाती हैं। संगठित धोखाधड़ी। आपराधिक संगठन बीमा धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, निवेश धोखाधड़ी और स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी सहित धोखाधड़ी के विभिन्न रूपों में संलग्न हैं। वे वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए सिस्टम में हेरफेर करते हैं और व्यक्तियों या संस्थानों को धोखा देते हैं। अवैध जुआ। संगठित अपराध समूह अवैध जुआ संचालन में शामिल है, जैसे कि भूमिगत कैसीनो, खेल, सट्टेबाजी और ऑनलाइन हुआ मंच। वे नियमों से बचकर और कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण करके इन गतिविधियों से लाभान्वित होते हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद में समानताएं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों संस्थाएं अपने सदस्यों की भर्ती सीमांत सामाजिक समूहों से करती हैं, जो सामाजिक या राजनीतिक कुंठाओं से भरे हुए हैं। दोनों कानून द्वारा दंडनीय हैं। उनकी अवैध गतिविधियों में अक्सर नवीनतम तकनीकी का दुरुपयोग शामिल होता है। विकास और आपराधिक गतिविधि की नवीन उच्च तकनीक रूपों को शामिल करता है। संगठित अपराधी और आतंकवादी दोनों एक विस्तृत योजना को अपने अवैध गतिविधियों की तैयारी का कठोरता से पालन करते हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद में अंतर। संगठित अपराध माना जाता है कि संगठित अपराध के सदस्य व्यक्तिगत आपराधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई करते हैं। संगठित अपराध मौजूदा सरकार के संवाददाता सह अस्तित्व में सरकार बनाने का लक्ष्य रखते हैं। जुझारूपन के अजीबोगरीब उपाय के बावजूद संगठित अपराध अहिंसक होना पसंद करता है। संगठित अपराध के निर्धारक और उद्देश्य आर्थिक हैं। संगठित अपराध समूह कभी भी आपराधिक कृत्यों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आतंकवादियों का उद्देश्य सामूहिक होता है। आतंकवाद का लक्ष्य मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है। आतंकवाद मुख्य रूप से हिंसक साधनों का उपयोग करता है, विशेष राजनीतिक लक्ष्यों की मदद से। निषिद्ध और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य साधनों का उपयोग आतंकवादी कृत्यों को पूरा करने में किया जाता है। आतंकवादी संगठन आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी लेते हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। धन और वित्तीय सहायता। संगठित अपराध समूहों और आतंकवादी संगठनों दोनों को अपनी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां संगठित अपराध नेटवर्क सुरक्षा या विशिष्ट संसाधनों तक पहुंच के बदले में आतंकवादी समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध व्यापार या अन्य अवैध वित्तीय लेन देन शामिल हो सकते हैं। अवैध गतिविधियों में सहयोग।
संगठित अपराध समूह और आतंकवादी संगठन अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में एक दूसरे के नेटवर्क और विशेषज्ञता का सहयोग या शोषण कर सकते हैं। इन गतिविधियों में हथियारों की तस्करी, ड्रग्स या मानव तस्करी शामिल हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग आतंकवादियों को हमले करने के लिए आवश्यक संसाधन और रसद सहायता प्रदान कर सकता है। सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का शोषण। संगठित अपराध और आतंकवाद दोनों कमजोर शासन, भ्रष्टाचार और सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पनप सकते हैं। आपराधिक नेटवर्क उपस्थिति स्थापित करने और आतंकवादी समूहों को सहायता प्रदान करने या उनके संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसी स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। भर्ती और कट्टरवाद में परस्पर संबंध। कुछ मामलों में संगठित अपराध में शामिल व्यक्ति साझा शिकायतों, विचारधाराओं या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं। इससे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। साइबर अपराध और तकनीकी सहयोग। संगठित अपराध समूह और आतंकवादी संगठन साइबर अपराध में संलग्न हो सकते हैं और अपनी नापाक गतिविधियों के लिए तकनीकी प्रगति का फायदा उठा सकते हैं। इस दायरे में सहयोग में हैकिंग तकनीकों को साझा करना, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना या भर्ती और प्रचार उद्देश्यों के लिए साइबर स्पेस का उपयोग करना शामिल हो सकता है। संगठित अपराध से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के उपाय। यूपी कोका उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017 यानी कि यूपी कोका संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए 2017 में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित एक कानून है। यूपी कोका की विशेषताएं। भूमि हथियाना, सरकारी और गैर राज्य संपत्ति, अवैध खनन, अवैध ड्रग्स और अवैध शराब का निर्माण और बिक्री, मनी लॉन्ड्रिंग, वन्य जीवों की तस्करी, जबरन वसूली, अपहरण सिंडिकेट, हफ्ता संग्रह, हत्या और हत्या करने की साजिश और सफ़ेद पोश अपराध आदि। यूपी कोका के तहत कुछ अपराधों को परिभाषित किया गया है। यूपी कोका कानून अपराधियों और अपराध सिंडिकेट के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को विशेष अधिकार दे सकता है। मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की सहमति लेने के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार राज्य के पास होगा। अवैध गतिविधियों और संगठित अपराध से अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। यदि दोषी ठहराया जाता है तो अपराधियों को न्यूनतम 3 साल की जेल और अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सामना करना पड़ता है। गिरफ्तारी के बाद 6 माह तक आरोपी को जमानत नहीं दी जाएगी। विशेष कार्य बल। सरकार ने संगठित अपराध से निपटने के लिए समर्पित विशेष कार्य बल एसटीएफ का गठन किया है। इन विशिष्ट इकाइयों में उच्च प्रशिक्षित पुलिसकर्मी होते हैं जो संगठित आपराधिक नेटवर्क के सदस्यों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की दिशा में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, इसका गठन सितंबर 2020 में राज्य के न्यायालयों, प्रमुख धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। यूपी एसएसएफ
की पहली बटालियन लखनऊ में मेट्रो की सुरक्षा में तैनात हैं। विशेष अदालतें और फास्ट ट्रैक ट्रायल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार संगठित अपराध से संबंधित मामलों को संभालने के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर सकती है या विशिष्ट अदालतों को नामित कर सकती है। फास्ट ट्रैक ट्रायल अपराधियों के खिलाफ समय पर मुकदमा चलाने में मदद करते हैं, जिससे निवारण का एक मजबूत संदेश जाता है। अवैध संपत्ति की जब्ती सरकार संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति और आय को जब्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें संपत्तियों को जब्त करना, बैंक खातों को जब्त करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्रवाई करना शामिल है कि अपराधियों को उनकी अवैध गतिविधियों से लाभ न हो। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर देती है। यह सहयोग खुफिया जानकारी साझा करने, संसाधनों को पूल करने और संगठित आपराधिक नेटवर्क को लक्षित करने के लिए संयुक्त अभियान चलाने में मदद करता है। कानून और व्यवस्था को मजबूत करना सरकार राज्य के भीतर समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना और संगठित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सक्रिय उपाय शामिल हैं। प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सरकार कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है। इसमें पैटर्न की पहचान करने, सबूत इकट्ठा करने और संगठित आपराधिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए निगरानी कैमरे, सीसीटीवी नेटवर्क, उन्नत एनालिटिक्स और डेटा संचालित दृष्टिकोण का उपयोग शामिल है। सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता सरकार संगठित अपराध का मुकाबला करने में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इसमें सामुदायिक पुलिस पहल को बढ़ावा देना, निवासियों को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना और संगठित अपराध के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम बनाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार संगठित अपराध से निपटने के लिए खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रयासों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क पर जानकारी साझा करना, सहयोग के लिए चैनल स्थापित करना और वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित करना शामिल है। अंत में इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि सभी संगठित अपराध समूह आतंकवाद में शामिल नहीं हैं और सभी आतंकवादी संगठन संगठित अपराध गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंधों की सीमा और प्रकृति विशिष्ट स्थानीय गतिशीलता और वैश्विक संदर्भों के आधार पर भिन्न हो सकती है। संगठित अपराध और आतंकवाद को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खुफिया सेवाओं और नीति निर्माताओं के लिए समन्वय को मजबूत करना, जानकारी साझा करना और आपराधिक नेटवर्क और आतंकवादी संगठनों दोनों को लक्षित करने वाले व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है। इसमें वित्तीय प्रवाह को लक्षित करना, सीमा सुरक्षा को बढ़ाना, खुफिया जानकारी साझा करना, सख्त कानूनी ढांचे को लागू करना और कट्टरता और आपराधिक गतिविधियों के अंतर्निहित कारणों को दूर करने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है। अब यहाँ से है, ये माइंड मैप दिया हुआ है, यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करें या बंद कर दें? अब चैप्टर 15 पढ़ लेते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। पहला जो टॉपिक है कानून व्यवस्था, यूपी पुलिस।
परिचय। लगभग 2,43,246 वर्ग किमी के क्षेत्र और लगभग 20 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण एकल पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के पास 75 जिलों, 33 सशस्त्र बटालियनों और खुफिया जांच, भ्रष्टाचार विरोधी तकनीकी प्रशिक्षण, फोरेंसिक विज्ञान आदि से संबंधित अन्य विशेष विंगों शाखाओं में फैले लगभग 2.5 लाख कर्मियों का बल है। देश में वर्तमान पुलिस प्रणाली 1860 में श्री HM कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की सिफारिश के बाद बनाई गई थी। इसके लिए 1861 का पुलिस अधिनियम बनाया गया, जो आज भी लागू है। आज पुलिस बल को अपराध की रोकथाम और पता लगाने और इसके प्रशासन की दक्षता को मजबूत करने के लिए कई आवश्यक इकाइयों, जोनों, रेंजों, जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जोन हैं: मेरठ जोन, बरेली जोन, लखनऊ जोन, इलाहाबाद जोन, कानपुर जोन, आगरा जोन, वाराणसी जोन और गोरखपुर जोन। पुलिस आयुक्त प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में लागू करने के बाद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में शुरू करने का फैसला किया है। यूपी पुलिस का संगठनात्मक ढांचा। उत्तर प्रदेश पुलिस पदानुक्रमित है, जिसमें कमांड और रिपोर्टिंग संरचना की एक स्पष्ट श्रृंखला है। यूपी पुलिस का संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है। पुलिस महानिदेशक DGP उत्तर प्रदेश में पुलिस बल के प्रमुख हैं। पुलिस बल के समग्र प्रशासन, नीति निर्माण और प्रबंधन के लिए DGP जिम्मेदार हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के 1988 बैच के अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का कार्यकारी पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक ADGP उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में दूसरी सबसे बड़ी रैंक है और राज्य में 8 पुलिस क्षेत्रों का प्रमुख है। पुलिस महानिरीक्षक IGP उत्तर प्रदेश में 18 रेंजों में से एक का प्रभारी होता है और संबंधित पुलिस क्षेत्र के ADGP को रिपोर्ट करता है। पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि DIG एक पुलिस जिले का प्रशासन और प्रबंधन करता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP एक पुलिस जिले का प्रमुख होता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को रोकने और अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। पुलिस अधीक्षक यानी कि SP एक जिले के भीतर एक उपमंडल का प्रभारी होता है और जिले के SSP को रिपोर्ट करता है। पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP एक उपमंडल के भीतर एक पुलिस सर्कल के लिए होता है और SP को रिपोर्ट करता है। इंस्पेक्टर एक पुलिस स्टेशन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है और DSP को रिपोर्ट करता है। सब इंस्पेक्टर अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करता है।
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और सब इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और इंस्पेक्टर को रिपोर्टिंग करता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और सब इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करता है। हेड कांस्टेबल एएसआई को उनके निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है।